जी मित्रों, आज के इस सेशन में हम पांडास के कुछ और फंक्शंस जैसे कोरिलेशन के बारे में, कोवेरियंस के बारे में, नई रो जोड़ना, किसी रो को डिलीट करना या डेटा फ्रेम के किसी डेटा को चेंज करना, अपडेट करना, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे। सॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं ग्रुप बाई बना करके। तो आइए शुरू करते हैं। ये फाइल हम यहाँ से एक CSV फाइल है, imdata2.csv, इसको हम अपने फोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं पेंडास का रीड CSV फंक्शन कॉल करके। तो ये imp नाम का डेटा फ्रेम बना दिया है। इसको हम इस सेल को रन करा कर देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटा है, इसमें ID, नेम, जेंडर, एज और सैलरी ये कॉलम्स हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 करके इंटीजर की इंडेक्सिंग ये हो गई है। अब जैसा कि पहले बता चुके हैं, शुरू के रो अगर देखना हो तो हम हेड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इसमें हेड हमने कॉल किया, 4 पास किया, तो इसने शुरू के 4 रो दिखा दिया। ऐसे ही शेप जानना हो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो डेटा फ्रेम का शेप फंक्शन कॉल करेंगे। इसको रन कराया, देखिए टुपल में 2 वैल्यू है, 10 मतलब कि 10 नंबर ऑफ रोज और 5 मतलब कि 5 कॉलम है। इसमें कुल कितने रोज हैं अगर ये जानना हो तो पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लेन फंक्शन हम कॉल करेंगे और इस डेटा फ्रेम को पास करेंगे। तो देखिए 10 रो हैं इसमें। लेन फंक्शन रिटर्न करता है उस डेटा फ्रेम में कुल कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अब किसी कॉलम का डेटा हमको लेना है तो एक्चुअली ये सीरीज जनरेट करेगा। डेटा फ्रेम का नाम इंप में डॉट लगाकर एज, कॉलम का नाम अगर हम लेंगे तो इंप का जो एज एट्रीब्यूट है एक्चुअली एक सीरीज होगी जिसमें एज फील्ड की ये सारी वैल्यू होंगी विथ ओरिजिनल इंडेक्स 0 1 2 3 करके। यही काम हम डॉट लगाकर इसके एट्रीब्यूट के बजाय, इस तरह से करने के बजाय, हम इंप में स्क्वायर ब्रैकेट में इस एज कॉलम के नाम से स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये इंडेक्सिंग टाइप का हो गया, तो ये भी वही चीज़ रिटर्न करेगा। ये भी एक सीरीज रिटर्न किया जिसमें एज वाली सारी वैल्यू हैं, एज कॉलम वाली, और वही ओरिजिनल इंडेक्सिंग है 0 1 2 करके। इसका टाइप अगर हम जानना चाहें तो imp.8, जैसे हमने अभी बताया, ये सीरीज होगा। तो पैंडास की ये सीरीज है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं कि किसी imp.एज, इसमें तो वो सीरीज आ जाएगी, एज वाली सीरीज, और इक्वल टू 28 लिखेंगे तो ये एज के एक एक वैल्यू से कंपेयर करेगा कि वो 28 के बराबर नहीं है। जो वैल्यू 28 रहेगी उसकी जब पर ट्रू रखेगा, अगर नहीं रहेगी तो फॉल्स रखेगा। तो ये भी एक सीरीज हो जाएगी, ये बुलियन सीरीज होगी। अगर रन करा लेते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ एज जो है 28 है वहाँ ट्रू किया है, जहाँ नहीं है वो फॉल्स रिटर्न किया है। तो इक्वलिटी ऑपरेटर भी एक सीरीज रिटर्न करता है। इस तरह से हम इसी जो सीरीज यहाँ पर ये बनी थी imp.age इक्वल टू 28, इस सीरीज को इसमें इसको इंडेक्सिंग के रूप में अगर imp के पैरामीटर टाइप का अगर ऐसे हम पास करेंगे, imp लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बुलियन सीरीज imp.age इक्वल टू 28, तो ये क्या करेगा कि जहाँ 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 ट्रू वैल्यू है उन उन मतलब का डाटा ये रिटर्न करेगा। देखिए, और जहाँ फॉल्स है वो नहीं रिटर्न करेगा। देखिए इसने जहाँ जहाँ 28 एज था, मतलब m.age इक्वल टू सीरीज इक्वल टू 28, तो ये एक सीरीज होगी। तो अगर एक बुलियन सीरीज को हम पास करते हैं इंप उसमें इंप डेटा फ्रेम में एज ए इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब ये देखता है कि कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग रोज, मतलब इंडेक्सिंग के हिसाब से में एज कॉलम की वैल्यू 28 है, तो उन्हीं को बस रिटर्न करेगा। जहाँ 28 नहीं है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए तो ये हमारे पास 3 रोज रिटर्न हुई। तो ये भी एक्चुअली एक सब डेटा फ्रेम ही है, इसमें तीनों की एज जो है 28 है। इस तरह से हम
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम से। और इसका टाइप अगर जानना चाहें तो देखिए ये जो टाइप बना है ये भी डेटा फ्रेम ही है, क्योंकि एक डेटा फ्रेम में कई सीरीज होती हैं। एक्चुअली एक कॉलम को एक सीरीज कहा जाता है। अब अगर हम जैसे ये इम्प में इम्प डॉट एज इक्वल टू सीरीज, तो ये तो रिटर्न कर दिया एक, मतलब वो कि एक डेटा फ्रेम में रिटर्न कर दिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऐसे कर सकते हैं कि इसका नाम नेम एट्रीब्यूट, मतलब ये जो सब डेटा फ्रेम आया है उसका नेम एट्रीब्यूट हमको इतना जो है इम्प डॉट एज इक्वल टू 28, एक तो एक सब डेटा फ्रेम रिटर्न किया, मतलब वो रो जिनमें एज कॉलम की वैल्यू 28 है। अब उस सब डेटा फ्रेम का नेम एट्रीब्यूट में क्या क्या वैल्यू है नेम कॉलम में, तो डॉट लगाकर कॉलम का नाम लिखेंगे तो केवल उसका जो है नेम का दिखाएगा। तो देखिए ये जो 3 रो थी जिनकी एज वैल्यू 28 थी, उनमें नेम जो कॉलम था उन्हीं का नाम दिखा रहा है, मतलब ये उन आदमियों का नाम दिखा रहा है जिनकी एज 28 है। तो इस तरह से किसी सब डेटा फ्रेम में डॉट लगाकर और कॉलम का नाम लिखते हैं तो ये भी एक उस कॉलम का ही डेटा दिखाता है। अब इसका टाइप देख लीजिए, इसका टाइप अगर देखेंगे तो ये सीरीज हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलम की वैल्यू केवल नाम फील्ड हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये सीरीज टाइप का हो गया, क्योंकि एक ही कॉलम का डेटा ये है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, जिसे इम्प डॉट लगाकर जैसे हमने किया, तो इम्प डॉट एज इक्वल टू 28, तो एक तो सब डाटा फ्रेम रिटर्न किया। उप सब डाटा फ्रेम में हमने दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट खोलकर नेम कॉलम पास किया, तो ये भी मतलब कि नेम वाला जो है सीरीज उसी को रिटर्न करेगा। तो दोनों ये मेथड या तो डॉट लगाकर डॉट नेम करें या नेम को स्क्वायर ब्रैकेट में पास करें, एक सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम कॉलम को, दो हर हाल में केवल नेम कॉलम का की वैल्यू ही आएगी और ये सीरीज टाइप का होगा। अगर हम दो चाहते हैं, दो कॉलम, तो एक लिस्ट के रूप में हम पास करेंगे। यहाँ पर जैसे सिंगल में हमने केवल नेम की स्ट्रिंग पास किया कॉलम का नाम, अगर हम दो या दो से अधिक कॉलम का जानना चाहते हैं तो ये जो सब डेटा फ्रेम इतने से बना है उसमें एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे, मतलब एक और स्क्वायर ब्रैकेट खोलकर मतलब एक लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट में कामा से सेपरेट करके कॉलम का नाम हम विद इन कोट देंगे। तो नेम और आईडी दो फील्ड हम देना चाहते हैं उन्हीं रोज के ऊपर जिनका एज 28 है। देखिए तो हम नेम और आईडी दोनों कॉलम की वैल्यू जानना चाहते हैं 3 रो। तो यहाँ पर हम और अलग ढंग से हमने इसको छांट लिया, अलग कर लिया। अब मान लीजिए हम क्राइटेरिया 2 देना चाहते हैं, जिसे इम्प डेटा फ्रेम के ऊपर एक हमने स्क्वायर ब्रैकेट खोला यहाँ से यहाँ तक। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 क्राइटेरिया है, एक तो इम्प डॉट एज इक्वल टू 28, दूसरा है इम्प डॉट आई डी इक्वल टू 1002, और बीच में ये और सिंबल है। इसका मतलब कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो या तो ये सही हो, मतलब या तो आईडी जो है 1002 हो या तो एज कॉलम की वैल्यू 28 है हो। तो दोनों क्राइटेरिया के ऊपर दोनों रो या तो वो हो या तो वो हो या तो दोनों हो, वो सारी रो रिटर्न करो। तो अगर इस सेल को हम रन कराएंगे तो देखिए ये इसने एक और ये 3 रो तो पहले से ही थी जिनमें एज 28 है, एक और रो इसने रिटर्न किया सुशीला वाला। तो इस एज में मतलब इसका आईडी देखिए 1002 है यहाँ पर, क्योंकि हमने और में डाल दिया था। तो और ये और क्या करेगा कि राइट साइड क्राइटेरिया ट्रू हो या लेफ्ट साइड क्राइटेरिया ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तीनों केस में वो सारे रो को इंक्लूड कर लेगा। और इसमें कॉलम का नाम हमने नहीं लिखा है सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट खोलकर यहाँ, इसका मतलब सारे कॉलम दिखाओ यहाँ पर, तो सारे कॉलम इसने दिखाया है।
अब हम एंड अगर लगाना हो तो और की तरह एंड भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इम्प में हमने इम्प डॉट एज इक्वल टू 28 लिखा, दूसरी क्राइटेरिया है इम्प डॉट सैलरी ग्रेटर देन 25,000, और दोनों को हमने जो है एंड में यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब कि एज अगर 28 हो या सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। 28 एज होना चाहिए और सैलरी भी 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो सारी रोज दिखाओ। एक्चुअली ये सब डाटा फ्रेम दिखाएगा, ये इतना इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर एंड लगाकर। और उस सब डाटा फ्रेम का ये हमने सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, एक लिस्ट पास किया है नेम एज, मतलब नेम और एज कॉलम दोनों कॉलम को दिखाओ। तो यहाँ पर हम इस सेल को रन करेंगे तो देखिए नेम और एज कॉलम दिखाया, और वही रो रिटर्न किया जिनकी एज 28 थी, उसके अलावा जिनकी सैलरी भी 25,000 से ज़्यादा थी, जैसे नीलेश सिंह, सुरेंद्र राय। देखिए इन दोनों की सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा है। तो ये एंड हम लगा सकते हैं। ये यहाँ पर ये ध्यान देना है कि और का ये जो सिंबल है उसकी जगह पर ओ आर हम नहीं लिख सकते हैं, या एंड का जो एम्परसेंट सिंबल है उसकी जगह पर एंड ए एन डी हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको किसी कॉलम की यूनिक वैल्यू देखना हो, जिसे इम्प में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर नेम कॉलम एज कॉलम पास कर रहे हैं तो एक सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें एज कॉलम की सारी वैल्यू होगी। उस सीरीज के ऊपर यूनिक फंक्शन कॉल करेगा डॉट लगाकर, तो जितनी एज की यूनिक वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये ऐसी एक ये अरे रिटर्न कर दिया। देखिए ये सारे वैल्यू रिटर्न कर दिया, कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है। जैसे 28 जो एज है वो एक ही बार आया है। और इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इम्प डेटा फ्रेम का एज एट्रीब्यूट डॉट लगाकर कॉल किए तो ये भी एक सीरीज रिटर्न करेगा, उस सीरीज के ऊपर यूनिक फंक्शन काम करेंगे तो वो भी ये वही अरे रिटर्न किया। तो हम दोनों ढंग से ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं सॉर्ट कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है असेंडिंग ऑर्डर में। अब से इम्प के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इम्प डॉट जेंडर इक्वल टू एम, तो इम्प डॉट जेंडर तो ये मेल फीमेल का सीरीज एक रिटर्न किया करेगा, इसके ऊपर इक्वल टू एम लिखे, मतलब जेंडर कॉलम में जहाँ जहाँ एम है उनको ट्रू करो और बाकी सब वैल्यू को फॉल्स करो, ऐसी सीरीज ये रिटर्न करेगा। ये इतना चीज उस सीरीज में डॉट लगाकर सॉर्ट वैल्यूज हमको करना है। तो सॉर्ट वैल्यू करना है मतलब कि एज के हिसाब से, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, मतलब लोवेस्ट एज को पहले दिखाएगा और सबसे बाद में सबसे ज़्यादा एज वाले को दिखाएगा। तो ये इम डॉट जेंडर सीरीज को मैं इक्वल टू एम किया, मतलब ये एक बुलियन ये रिटर्न किया सीरीज। उस सीरीज को हमने इम डाटा फ्रेम में पास किया तो एक सब डाटा फ्रेम रिटर्न किया, उसमें सारे कॉलम होंगे लेकिन रोज वही होंगे जिनका जेंडर मेल एम होगा। अब उसमें सॉर्ट वैल्यूज हमने एज के हिसाब से किया, तो देखिए ये रिटर्न कर दिया। देखिए ये जो रिटर्न किया पहली चीज केवल मेल का रिटर्न किया, मेल जेंडर था, और सॉर्टिंग कर दिया 22 सबसे कम एज सबसे पहले लिखा, 50 एज सबसे बाद में लिखा, तो सॉर्टिंग भी कर दिया। और तो सिलेक्शन और सॉर्ट दोनों हम काम एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पर किया है। इस तरह से कई काम हम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इम डॉट जेंडर इक्वल टू एम, ये तो केवल मेल वाला एक सब डाटा फ्रेम रिटर्न किया, सॉर्ट वैल्यूज किया एज के हिसाब से। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे अगर सॉर्ट वैल्यूज, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये करेगा, तो सबसे ज़्यादा एज को पहले दिखाएगा। जो 50 एज को पहले दिखा दिया, सबसे कम एज 22 को सबसे बाद में दिखाया, और मेल केवल मेल रोज के ऊपर ही किया है। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। और हम वैसे तो ऊपर हमने यहाँ पर
लिखा नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे शॉर्ट वैल्यू केवल एज दे दिया, लेकिन हम लिख भी सकते थे कि मतलब असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, तो भी वो वही काम करता है, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, एम डॉट जेंडर पर इक्वल टू ऑपरेटर लगाया एफ, मतलब वो ये इतना एक्सप्रेशन वो एक सब डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें केवल वही रो होंगी जिनमें जेंडर कॉलम की वैल्यू एफ होगी, और उस डाटा फ्रेम को हम के ऊपर शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन लगाया एज के हिसाब से, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, तो देखिए ये लगा दिया ये। अब देखिए केवल जेंडर फीमेल ही आया, और असेंडिंग 26 एज सबसे पहले दिखाया रो, और 38 एज वाला बाद में दिखाया। तो इस तरह से है। ग्रुप बाई ऐसा काम करता है, जैसे इंप डाटा फ्रेम है, इसके ऊपर डॉट लगाकर ग्रुप बाई फंक्शन कॉल करेंगे, और एक हमने लिस्ट पास कर दिया जेंडर और एज। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो पहला पैरामीटर जेंडर है उसके हिसाब से ग्रुप बनाएगा, जैसे मान लीजिए एफ बना दिया, तो एफ ग्रुप में अब दूसरा बनाएगा सब ग्रुप एज वाला, तो एज कॉलम में जो जो वैल्यू होगी उन वैल्यूज का एक एक ग्रुप बनाएगा। अब उस एज की कुल कितनी रो हैं वो सब डिटेल आ जाएगा। फिर जब एफ वाला ग्रुप हो जाएगा तो मेल वाला एम ग्रुप एक बनाएगा, एम ग्रुप में जितने भी एज वैल्यूज हैं उनका अलग अलग एक ग्रुप बनाएगा। जैसे इसका रिजल्ट हम देंगे, मतलब ग्रुप के अंदर ये सब ग्रुप बनाएगा। अगर इस सेल को रन कराते हैं तो ये एक आता है डाटा फ्रेम ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करता है। और इसको अगर हम देखिए यहाँ पर साइज देखें, देखिए यही हमने इंप डॉट ग्रुप बाई फंक्शन कॉल किया, और पहले जेंडर से सॉर्ट किया और उसके बाद एज से, मतलब जेंडर के एक ग्रुप में एज वाले कई ग्रुप होंगे, और जेंडर के दूसरे ग्रुप में एज वाले कई ग्रुप होंगे। तो इस तरह से, और एक एक एज का साइज बताया, मतलब कुल कितने रोज हैं उसमें, तो ये बता दिया। इसको रन करेंगे अगर, तो देखिए ये यहाँ पर दिख भी रहा है, एम डॉट ग्रुप बाई जेंडर एज, तो इसने तो एक ये जो है ग्रुप बाई करके ये रिटर्न किया। यहाँ पर देखिए जेंडर एफ एक ग्रुप हो गया, एफ ग्रुप के अंदर एज की यहाँ पर इतनी वैल्यूज हैं, तो इतनी सब ग्रुप हो गई। अब 26 एज में एक ही रो है, एक रो, ऐसे ही 38 एज में भी एक रो है। तो एफ ग्रुप की एज के की सारी सब ग्रुप खत्म हो गए। उसके बाद अब ग्रुप मेल ग्रुप एम ग्रुप का किया, एम ग्रुप में भी जो भी एज वाली वैल्यूज हैं उनका एक एक ग्रुप बनेगा। अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एम ग्रुप में 22 एज का केवल एक रिकॉर्ड है, और 28 एज का 3 रिकॉर्ड है। तो साइज ने क्या किया, बताया कि एक जिसे मेल ग्रुप में 22 एज के कुल कितने रिकॉर्ड है, एक हैं, और मेल ग्रुप में 28 एज के 3 रोज हैं। तो इस तरह से साइज पैरामीटर नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा एक एक ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पर काउंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर साइज और नंबर ऑफ रोज है उसको में काउंट हम डालना होगा। तो यही एक्सप्रेशन जिसने ये जनरेट किया था ऊपर वाला, इसके ऊपर टू फ्रेम अगर कॉल कर लेंगे, टू फ्रेम फंक्शन, अब काउंट नाम पास करेंगे तो काउंट नाम से उसी को साइज को एक कॉलम बना देगा। इस सेल को रन करेंगे तो देखिए ऐसे बन गया ये जेंडर एज, तो ये तो वही हो गया, फीमेल एफ और मेल के ग्रुप है हो गए, और एफ में ये 4 सब ग्रुप और एम में ये 4 सब ग्रुप। अब ये जो साइज है, जैसे 28 एज की 3 रोज है, तो साइज वाला जो कॉलम है एक काउंट नाम से आ गया है यहाँ पर, तो उसका नाम हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम अगर रिसेट इंडेक्स भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा और सिंपल ढंग से इसको दिखाएगा। जैसे ये emp डॉट ग्रुप बाई कर दिया, जेंडर एज साइज, और टू फ्रेम कर दिया, काउंट नाम पास कर दिया, कॉलम बना दिया। अब डॉट रिसेट इंडेक्स,
तो ये सबको एक नॉर्मल टेबल के रूप में दिखाएगा। इस सेल को रन कराने पर देखिए आउटपुट ये आ गया यहाँ पर। अब इंडेक्सिंग वही हो गई ओरिजिनल, जो ये इंडेक्सिंग है एक एक रोज की, मतलब हर रोज का जो इंडेक्स नंबर है वो आएगा। उसके बाद एफ वाली ये देखिए, ये जो वैल्यूज हैं 4, और एज ये वाली वैल्यू हैं, और काउंट भी आ गया। और जैसे एम ग्रुप में 28 एज वाला तीन रो है, तो मतलब एक सिंपल ढंग से इसको दिखा दिया। अब इसमें हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। इसे emp.group बाई नेम एज, साइज दिखा दिया, 2 फ्रेम कर दिया तो काउंट नाम कर दिया, रिसेट इंडेक्स तो सिंपल रेंज में बिता दिया सारे कॉलम को। इस पर डॉट लाकर शार्ट वैल्यूज कर देंगे और एज पास करेंगे, तो एज कॉलम की वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग बराबर फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में एज करके दिखा देगा एक एक ग्रुप के अंदर। देखिए इस सेल को रन कराते हैं तो आउटपुट ये आया है। ये काउंट ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से पता लगेगा सारा साइज तो एक ही है, लेकिन अब ये देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने शॉर्ट वैल्यूज किया है, एज पास किया है। एज कॉलम को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। देखिए ये एज कॉलम को सबसे पहले 50 एज वाला दिखाया है और लास्ट में सबसे कम एज 22 वाला दिखाया है। और ग्रुप का नाम भी दिया है, जैसे एम, ये 26 एज वाला एफ ग्रुप, और एक एक रिकॉर्ड का ये जो है ना, ये जो है ये इंडेक्सिंग भी कर दिया है यहाँ पर। अब हमको जानना है कि किसी कॉलम में कोई कुछ खास वैल्यू है कि नहीं, तो imp.age एक सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें एज कॉलम की सारी वैल्यूज होंगे। इस सीरीज के ऊपर इज इन अगर कॉल कर लेंगे तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है इज इन, इसके अंदर एक लिस्ट पास करेंगे तो वो चेक करेगा कि ये 35, 38, 52 और 28 इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू इस सीरीज में है कि नहीं एज वाले कॉलम में। तो जो वैल्यू मैच कर जाएगी, मतलब इनमें से होगी, इन 4 वैल्यूज में से, उनको ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये एक देखिए, एक जो है बुलियन ट्रू फॉल्स की सीरीज रिटर्न करेगा, मतलब ये पहला फॉल्स है, मतलब पहले वाली की एज जो है मतलब इन 4 में से नहीं है। दूसरा वाला ट्रू है, मतलब कि इन 4 में से कोई वैल्यू है। तो इतना एक्सप्रेशन एक ट्रू फॉल्स बुलियन की सीरीज रिटर्न किया है। अब इसी को अगर हम ऐसे पास कर देंगे, इसी बुलियन सीरीज को किसी डेटा फ्रेम में, जिसे इंप में पास कर दिया, जिसे ये देखिए इंप में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यही बुलियन सीरीज पास कर दिया, imp.age इज इन, ये कर दिया, तो ये ट्रू फॉल्स की बुलियन सीरीज पास कर दिया, तो वो सारी चीजें दिखा देगा, मतलब कि रोज दिखाएगा जिनकी एज में इन 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू है, उन सारी रोज को दिखाएगा। ये इतना रोज दिखा दिया, जिसे 35, 28, 38 ये हैं, तो 35, 28, 38 जो इनमें से जो वैल्यू मिल गई उन रोज को ये दिखा दिया। तो इस तरह से हम बीच बीच में भी कोई डेटा देकर किसी खास कॉलम के ऊपर हम वैल्यू के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सब डेटा फ्रेम को। एक्चुअली ये सब डेटा फ्रेम रिटर्न किया। अब इसका उल्टा कर देंगे, देखिए imp.age.isIn, ये तो रिटर्न किया वही इससे पहले वाली ट्रू फॉल्स की सीरीज। इस पर ये अगर लगा देंगे टिल्डे, ये वाला ऑपरेटर, तो ये उसको रिवर्स कर देगा, मतलब ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। और इसको इंप अगर इंप डेटा फ्रेम में पास कर देंगे, वो सारी रो दिखाएगा जहां पर एज फील्ड में जो वैल्यू है वो इनमें से कोई नहीं है। जैसे देखिए रन कराते हैं तो सारे कॉलम देखिए, ये एज है 50 है, 36 है, 46, 22, 25 है, मतलब इतनी एज में से कोई भी एज इनमें से नहीं है। मतलब रिवर्स करना हो अगर बुलियन सीरीज को, तो ये ऑपरेटर लगा देते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू के हिसाब से हमको देखना है, तो डेटा फ्रेम imp.n लार्जेस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, और 3 कॉलम देखना हो और किस कॉलम के ऊपर हम
सॉर्ट करें, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू दिखाएं तो एज कॉलम के ऊपर, तो ये देखिए ये 3 रो दिखाएगा, क्योंकि हमने 3 पैरामीटर दिया है, 3 ही रिकॉर्ड दिखाएगा। और एज कॉलम के ऊपर जो लार्जेस्ट मतलब 50, 46, उसके बाद 38, तो इससे कम एज वाली नहीं दिखाया, और कुल लेकर 3 ही रो दिखाए, क्योंकि एन लार्जेस्ट में 3 हमने पास किया है। अब इसको भी हम लिमिट कर सकते हैं, एन लार्जेस्ट में 8 करेंगे, और 8 में सारा हमको अगर नहीं दिखाना है तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स एज के ऊपर ही करना है। लेकिन अब हम इसके ऊपर अगर टेल फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देंगे, तो टेल क्या करेगा कि नीचे से 3 ही दिखाएगा। देखिए डॉट लगा टेल किया, 3 पास किया, तो मतलब ये जो 8 रोज रिटर्न किया उनमें से भी नीचे से 3 वाली रो ही केवल दिखाना है। तो ये देखिए ये 3 ही रो दिखाया है इसमें। अब ओरिजिनल डेटा फ्रेम हमारा ये है, हमने बनाया था, इसमें 10 रिकॉर्ड हैं, 0 से 9 इंडेक्स है, और ये है। अब इस डेटा फ्रेम में हमको नया रो जोड़ना है या नया रिकॉर्ड जोड़ना है, तो उसके लिए फंक्शन है यहाँ पर, देखिए कॉनकैट फंक्शन है। हम क्या करेंगे, पैंडास को इंपोर्ट करेंगे पीडी के रूप में, पीडी डॉट कॉनकैट, कॉनकैट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें एक लिस्ट पास करेंगे। देखिए ये लिस्ट हमने पास कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक। अब इस लिस्ट में ध्यान दीजिए, पहला जो पैरामीटर पहली जो वैल्यू है इंप, ये तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जिसमें जोड़ना है, और जिस डेटा फ्रेम को जोड़ना है वहाँ हमने क्रिएट किया है पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करके। और कैसे क्रिएट किया है, डिक्शनरी से एक लिस्ट पास किया, ये लिस्ट पास किया, और इस लिस्ट में हमने एक ये डिक्शनरी दिया, तो आईडी 1011 नेम इतना, तो जो आईडी नेम एज जेंडर और सैलरी ये सब कॉलम का नाम हो जाएगा, और ये जो 1011 जो कीज की जो वैल्यूज हैं ये सब उन कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कॉलम का नाम मैच करे। इससे आईडी अगर ईएमपी में आईडी है तो यहाँ पर भी आईडी होगा, ईएमपी में नेम है तो वो भी नेम होगा, तो इससे एक नया रो ऐड हो जाएगा। और जो नया जो डेटा फ्रेम रिटर्न होगा वो इंप को असाइन हो जाएगा, और फिर उस इंप में एक दूसरी बार हम कॉल कर रहे हैं पीडी डॉट कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में लिस्ट में पहला पैरामीटर इंप दे रहे हैं, मतलब अपडेटेड जो ये जो है इंप जिसमें एक रो जोड़ दी गई है, उसमें फिर एक और रो जोड़ रहे हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम कॉल करके, और लिस्ट के अंदर एक नई डिक्शनरी हम बना रहे हैं। ये डिक्शनरी भी वैसे ही है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम से इसके कॉलम का नाम मैच करेंगे, तो ये भी कीज को कॉलम का नाम और वैल्यूज को उस कॉलम की वैल्यू दिखा करके एक नया रो ये बना देगा, और इंप वाले में एक नई रो को जोड़ देगा, और जोड़ा हुआ ये इंप असाइन हो जाएगा। इंप को अगर हम प्रिंट करें यहाँ पर तो देखिए अब ये जो ये हो गया, तो इसमें 2 रो जुड़ गई हैं, पहले 0 से 9 तक यहाँ तक था, 9 इंडेक्स तक, अब हमने 2 जोड़ा, एक निशा नाम से और एक निर्मला नाम से, ये 2 रो हमने जोड़ दिया है इस डेटा फ्रेम में डिक्शनरी बना करके। देखिए निशा और निर्मला के नाम, तो ये तरीका है, मतलब कॉन्कैट में लिस्ट के रूप में पहला एलिमेंट होगा जो जिसमें जोड़ना है जिस डेटा फ्रेम में, उसके बाद दूसरा डेटा फ्रेम होगा जिसको जोड़ना है। तो यहाँ पर एक एक रो हम जोड़ रहे हैं, इसीलिए एक ही यहाँ पर हमने किया है। अब यहाँ देखिए हम असाइन भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी कॉलम की किसी वैल्यू को। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, imp डॉट LOC में देखिए imp के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लाकर एज कॉलम दिया, तो ये तो सीरीज रिटर्न करेगा एज वाली। अब इस चेक ये इक्वल टू मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर 46 मतलब ये चेक करेगा कि इंप डेटा फ्रेम के एज कॉलम में जो वैल्यू 46 हैं उन्हीं का ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा ये सीरीज, एक बुलियन सीरीज होगी, और उस सीरीज में
एज कॉलम के ऊपर देखिए सेकंड पैरामीटर एज है कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं 26, मतलब कि ये एक्सप्रेशन क्या करेगा कि जहां जहां एज कॉलम में 46 वैल्यू है उनकी एज 26 कर देगा। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि इम्प डेटा फ्रेम के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इम्प डॉट एज इक्वल टू 26। तो ये तो जहां जहां एज 26 हुई है वो ट्रू रखते हुए बाकी फॉल्स रखते हुए सीरीज रिटर्न करेगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन उन उन रोज को रिटर्न करेगा जहां पर एज 26 हो गई है। इसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन समझना है कि LOC जब यूज़ करें तो इसी ढंग से करें। हम केवल इतने लिखने से काम नहीं चलेगा, इतने लिखने से वो सारी वैल्यूज़ को ये 26 कर देगा। हमको देना पड़ेगा कि किस कॉलम में। तो यहाँ पर सेकंड जो पैरामीटर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम का नाम देना पड़ेगा, मतलब एज कॉलम में ही जो वैल्यू 46 है उसको असाइन करना है नया 26 वैल्यू। तो देखिए इसको हम रन करते हैं देख करके, तो ये क्या आता है देखिए, एज 26 से साइन हो गया दो में मोहन यादव और मीना कुमारी का। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए मीना कुमारी का यहाँ पर 26 था 26, और यहाँ पर मोहन यादव का 46 था। तो 46 को 26 इसने कर दिया है, मोहन यादव का ये 46 का 26 एज कर दिया, अपडेट कर दिया है। जब से हमने बताया था इस तरह से इम्प में इम्प डॉट एज इक्वल टू 25 वो सीरीज रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स वाली जहाँ जहाँ, लेकिन ये तो सीरीज रिटर्न किया, उस सीरीज बुलियन सीरीज को पास कर दिया ये इम्प डाटा फ्रेम में स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उन रो को रिटर्न करेगा जहाँ पर एज जो है 25 है। और इसका इंडेक्स जानना हो, मतलब कौन कौन से किन किन रोज की एज जो है 25 है उनका इंडेक्स हम जानना चाहते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम यहाँ से निकला है, सब डेटा फ्रेम कहेंगे इसको, इस पे इसका डॉट लगाकर इंडेक्स एट्रीब्यूट अगर कॉल करेंगे तो इंडेक्सिंग दिखा देगा, जिसे 10 और 11 इंडेक्स वाले जो रोज हैं उनमें एज 25 है। देखिए यहाँ पर 10 और 11 इंडेक्स है इनका। तो क्राइटेरिया के ऊपर हम मतलब वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन सेलेक्टेड रोज का इंडेक्स भी जान सकते हैं उस सब डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट कॉल करके। हम डिलीट कर सकते हैं रोज को, जैसे यहाँ पर इम्प डेटा फ्रेम है, इम्प डेटा फ्रेम पर डॉट फंक्शन कॉल करेंगे डॉट लगाकर, और उसमें कौन कौन सी रोज ड्रॉप करनी है उनका इंडेक्स हमको पास करना है। तो जैसे इससे पहले हमने बताया था कि ड्रॉप में हम ये इतना ये पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये क्या है, पहले यहाँ देखिए इम्प डॉट एज इक्वल टू 25, एक सीरीज रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, जहाँ पर 25 एज है वहाँ ट्रू बाकी सब फॉल्स। उस सीरीज को हम इम्प में पास कर दे रहे हैं, तो ये सारी रो रिटर्न करेगा जिन रो में एज 25 है, वो एक सब डेटा फ्रेम। उसके ऊपर डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट कॉल कर रहे हैं तो वो उन रोज का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उन रोज का इंडेक्स होगा जो जिनकी वैल्यू जो है जिनके एज कॉलम में 25 एज है। अब इंडेक्स पास कर रहे हैं ड्रॉप फंक्शन में, तो वो ड्रॉप फंक्शन उन इंडेक्स वाली रोज को डिलीट कर देगा, और डिलीट करके जो नया जो है इम्प ये जो है उसको फिर से असाइन कर दे रहे हैं। इम्प अगर हम चेंज प्रिंट करेंगे तो देखिए इम्प आ गई। अब ये इम्प में देखिए 0 से 9 तक है जो ओरिजिनल था, क्योंकि हमने ये 2 जोड़ा हुआ था, 25 एज लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पर हमने जो ये 2 जो जोड़ा हुआ था इनमें 25 एज दिया हुआ था, इन्हीं को हमने क्राइटेरिया लगा करके जिनकी एज 25 हो उन्हीं को डिलीट करना है, तो उन्हीं को हमने ये डिलीट कर दिया। तो हमारी अभी जो हमारा जो डेटा फ्रेम मिला ये 10 रिकॉर्ड वाला जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, वही जो बीच में जोड़ा था उसको हमने डिलीट कर दिया उन रोज को।
इसी तरह से और भी हम देख ले रहे हैं, पूरे रोज या पूरे कॉलम के ऊपर करके या बीच में कहीं एक हमने, जैसे यहाँ पर इसको अगर हम रन कराएं इस सेल को, तो ये देखिए जो है ये यहाँ पर हाँ, ये हमने डाटा फ्रेम बनाया है, एनपी नंपाई का ए रेंज फंक्शन कॉल करके 16 पास किया तो 16 वैल्यू का एक सीक्वेंस बनाएगा, 16 इंटीजर वैल्यू का 0 से शुरू करके, और उसके ऊपर रीशेप फंक्शन कॉल कर दिया तो उनको 4 रो और 4 कॉलम में रीशेप कर दिया। तो एक ये डेटा फ्रेम हो गया। अब उस डेटा फ्रेम का इंडेक्स इज इक्वल टू में एक लिस्ट पास कर दिया, तो ये 4 शहरों के नाम ये इंडेक्स कॉलम में आएंगे, और कॉलम इज इक्वल टू में अगर ये लिस्ट पास कर दिया तो 1 2 3 4 ये कॉलम का नाम हो जाएगा। अब डेटा को हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पर, तो देखिए इंडेक्स में शहरों के नाम हैं और कॉलम का नाम 1 2 3 4 हो गया, और ये वैल्यूज है 0 से 15 तक ये हो गई। अब इसमें हमने असाइन करना है कि जिन जिन डेटा की वैल्यू 5 से कम है उनकी वैल्यू 0 कर दो। तो कैसे करेंगे, डेटा नाम से ये डाटा फ्रेम बना, तो डाटा फ्रेम के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा लेस देन 5 अगर करेंगे तो डेटा मतलब पूरा डेटा फ्रेम, तो एक एक वैल्यू को चेक करेगा हर रो और हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग, मतलब सारी जो 16 वैल्यू हैं सबको एक एक करके चेक करेगा, और जो जो वैल्यू लेस देन 5 रहेगी उन्हीं को असाइन करेगा। एक्चुअली डेटा लेस देन 5 एक डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स वैल्यू, तो उस डेटा फ्रेम में अगर वैल्यू 5 से कम है तो ट्रू होगा, 5 से ज़्यादा है तो फॉल्स होगा। तो ट्रू फॉल्स को देखते हुए उस डेटा फ्रेम में जहां जहां ट्रू है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएंगी, बाकी 0 नहीं होंगी, जो पहले थी वही होंगी। अब रिवाइज डाटा को देखेंगे तो देखिए प्रिंट कर रहे हैं रिवाइज डेटा को। अब देखिए यहाँ जो वैल्यूज जो 0 से 1 2 3 और ये 4 तक 5 से कम था तो इन सबको इसने 0 कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से हम और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जिसे डेटा फ्रेम के ऊपर एलओसी फंक्शन कॉल किया स्क्वायर ब्रैकेट में कामा से सेपरेट होकर, देखिए सेमी एक कॉलन है, कॉलन के पहले और बाद में कुछ नहीं, मतलब कि सारा रो सेलेक्ट करो। कामा के बाद होता है मतलब कॉलम के लिए, तो 1 मतलब 1 कॉलम, वो कॉलम जिसका नाम 1 है, तो मतलब सारे रोज में 1 कॉलम की वैल्यू 1 कर दो, ये 1 असाइन कर दो, और ओ एन ई कॉलम का नाम होना चाहिए। तो देखिए अभी इसको अगर रन कराते हैं तो डेटा को देखेंगे, तो देखिए अभी 1 नाम वाले कॉलम में 0 0 8 12 वैल्यूज थी, अभी जब 1 असाइन कर दिया तो ओ एन ई कॉलम के नाम में सारी वैल्यूज 1 हमने असाइन कर दिया। तो ये सारे एक कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। अगर किसी वैल्यू को किसी रो की सारी वैल्यू चेंज करना हो तो उसी डेटा फ्रेम डेटा में डॉट लगाकर आई एल ओ सी में हम कॉलम का नाम नहीं पास करते हैं, इंडेक्स नंबर पास करते हैं, जिसे एल ओ सी में हमने कॉलम का नाम पास किया 1, यहाँ पर आई एल ओ सी में इंडेक्स पास करेंगे 2। तो रो दो की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 और 2 है मतलब तीसरा रो, तीसरे रो की वैल्यू 5 कर दो सारे वैल्यूज को। अब डेटा प्रिंट करेंगे तो देखिए ये आ गया, ये तीसरा रो है, देखिए दिल्ली वाला, इसकी सारी वैल्यूज ये 5 हो गई हैं। ये तो जैसे अभी दिखाया था हमने, डेटा में एलओसी कॉल किया और डेटा.3 इक्वल टू 5, मतलब कि यहाँ पर जो है अब देखिए डेटा में अगर स्क्वायर ब्रैकेट में 4 इन्वर्टेड कोट में लिखते हैं डबल कोट में, तो वो भी वही काम करेगा जो काम हम डेटा डॉट लगाकर कॉलम का नाम 3 करेंगे।
तो वही सीरीज रिटर्न करेगा। तो ये भी एक बुलियन सीरीज रिटर्न करेगा जिसमें जो है उन उन रोज को जिनमें 5 जो है जिसमें 3 कॉलम में 5 वैल्यू है और 3 कॉलम में 5 वैल्यू है, उनकी सारी वैल्यू 6 करना है, असाइन करना है और स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा कि 3 कॉलम में, नहीं तो एरर कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये रिटर्न किया, कॉलम का नाम 3 है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ 5 था उसको ये 6 नई वैल्यू असाइन, देखिए ये 6 वैल्यू 6 असाइन कर दिया यहाँ पर, जहाँ जहाँ 5 था। देखिए ये 6 तो 6 पहले से ही था, ये 5 था उसको 6 कर दिया और 14 तो वो वैसे ही रहेगा, ये रिटर्न कर दिया है ये। अब किसी हम अपने बनाए हुए कस्टम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर। जैसे एक हम फंक्शन बनाएं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए एक डेटा फ्रेम हम दिखा रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम में हमने एक पास किया np डॉट रैंडम, रैंडम का स्टैंडर्ड नॉर्मल फंक्शन कॉल किया, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर नॉर्मल। तो 4,3 मतलब 4 रो 3 कॉलम का स्टैंडर्ड नॉर्मल। एक्चुअली एक ये जितना भी डेटा जनरेट करेगा वो 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 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जिनका जो है मीन वैल्यू 0 होगा, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एक रैंडम डेटा जनरेट करेगा जिसमें 4 रो होंगे 3 कॉलम होंगे, और कॉलम्स का नाम जो है हमने असाइन किया। देखिए एक लिस्ट, लेकिन लिस्ट नहीं, लिस्ट फंक्शन कॉल करके ABC स्ट्रिंग पास किया। तो एक्चुअली ABC स्ट्रिंग को वो ABC 3 कैरेक्टर समझेगा और उन 3 कैरेक्टर के सीक्वेंस को ये लिस्ट फंक्शन लिस्ट बना देगा। तो ये वही काम करेगा जिसमें एक लिस्ट पास कर रहे हैं A, B और C कैरेक्टर की। तो कॉलम का नाम ABC हो जाएगा और इंडेक्स कॉलम का नाम दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़ हो जाएगा। अब देखिए इस फ्रेम को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये ABC कॉलम के नाम हो गए और इंडेक्सिंग हो गई दिल्ली, लखनऊ, और ये जितनी वैल्यूज हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिनकी मीन वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल फंक्शन कॉल किया है numpy डॉट रैंडम का। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज निगेटिव भी हैं, तो हमको एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव करना है, तो ABS फंक्शन कॉल करें। numpy का ABS फंक्शन कॉल किया, इस पूरे डेटा फ्रेम को पास किया, फ्रेम नाम से जो सेव किया था। तो अब ये देखिए अब जो रिटर्न किया, ये निगेटिव वैल्यू जो थी, ये निगेटिव वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो गई यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट फंक्शन ने पॉजिटिव कर दिया, सबको एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं फंक, डिफ कीवर्ड का एजुकेट, डिफ फंक। तो फंक्शन नाम से एक फंक्शन है, इसमें x पास हो रहा है। तो यहाँ पर x एक कॉलम हो जाएगा, एक सीरीज का जो डेटा है वो हो जाएगा, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, x डॉट मैक्स माइनस x डॉट मिन। मतलब x कॉलम या सीरीज के ऊपर मैक्स कॉल करेंगे तो जो मैक्स जो वैल्यू होगी उस कॉलम की, और माइनस उस कॉलम का मिन फंक्शन कॉल करेंगे तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा उस कॉलम में मिनिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम का जो डिफरेंस वैल्यू होगा वो एक यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा एक कॉलम के लिए। ये फंक्शन यही काम करेगा, मतलब जो भी कॉलम पास करेंगे उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस ये फंक्शन रिटर्न करेगा। और फ्रेम नाम से हमारा डेटा फ्रेम है, इस पर अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे। डेटा फ्रेम का फंक्शन अप्लाई होता है, और फंक अपने बनाए हुए फंक फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि फ्रेम जो डाटा फ्रेम है इसका एक एक कॉलम जाएगा इस फंक फंक्शन में, पास होगा पैरामीटर के रूप में x। तो एक एक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ये रिटर्न करेगा, मतलब एक एक कॉलम का मैक्स और मिनिमम ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पर 4 कॉलम है, 3 कॉलम साथ हैं, तो 3 कॉलम है, तो देखिए तीनों कॉलम का इसने रिटर्न कर दिया। ये ए कॉलम का मैक्स माइनस मिन ये वैल्यू,
बी कॉलम का मैक्स माइनस मीन और सी कॉलम का मैक्स माइनस मीन, ये वैल्यू इसने रिटर्न कर दिया। और ऐसे ही अपने जो हमारा जो डेटा फ्रेम था फ्रेम नाम से, इस पर जो अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे और फंक पास कर दिए और एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स दिया, तो ये क्या करेगा, रो वाइज मतलब वही काम करेगा, मतलब किसी भी रो में मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, उसी को रिटर्न करेगा। तो देखिए ये 4 रो हैं हमारी डाटा फ्रेम में, 4 रो हैं। तो दिल्ली वाली ये रो, इसका मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस, तो सब सारी रो में जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम का डिफरेंस, इस तरह से ये रिटर्न किया। हर रो में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करके और वैल्यू ये प्रिंट कर दिया। अब एक सीरीज भी रिटर्न हम करवा सकते हैं फंक्शन से, जिसे फंक2 हमने किया, इसमें एक कॉलम पास करेंगे। अब ये रिटर्न करेगा ये देखिए क्या है, ये pd डॉट सीरीज फंक्शन कॉल किया और जो भी हमने पास किया कॉलम, उसका मिनिमम वैल्यू और उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, ये एक लिस्ट के रूप में है, मतलब 2 वैल्यू रहेगी, मिनिमम और मैक्सिमम, और इंडेक्स होगा इसका मीन और मैक्स। मतलब मीन और मैक्स जो है उनका इंडेक्स वाला कॉलम की वैल्यू हो जाएगी और उनमें जो डेटा होगा उस कॉलम का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे सीरीज जनरेट होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, देखिए अब ए कॉलम का मीन और ये मैक्स, तो इंडेक्स में आ गया मीन और मैक्स। और यहाँ पर ए कॉलम के लिए जो मीन ये है और मैक्स ये है, ऐसे ही बी कॉलम के लिए मीन ये है और मैक्स ये है। तो इस तरह से हम सीरीज जनरेट करवा सकते हैं हर कॉलम के ऊपर। जिससे एक बार में एक ही कॉलम पास होगा, पहले ए कॉलम पास हुआ तो उसने उसका मीन और मैक्स का सीरीज जनरेट किया, बी कॉलम को पास किया तो उसका मीन और मैक्स का सीरीज पास किया, ऐसे ही सी कॉलम का। तो फिर से हम करवा सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं उसको। अब ये हमारा फंक्शन है माई अंडरस्कोर फॉर्मेट, जो कॉलम पास होगा एक्स, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं एफ कीवर्ड, मतलब ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है डबल कोट के अंदर। एक्स कॉलम का नाम लिखकर कॉलम देकर .2f, मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक इसको फॉर्मेट करो। और इसमें हम डेटा फ्रेम जो हमारा है उसका मैप फंक्शन कॉल करेंगे और मैप में माई फॉर्मेट पास करेंगे। तो उस डाटा फ्रेम के ऊपर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पर ये माई फॉर्मेट फंक्शन अप्लाई हुआ, क्योंकि मैप जो फंक्शन है डेटा फ्रेम का, उसमें कोई अपना बनाया फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। तो एक एक मतलब वैल्यू को इसमें इस फंक्शन में पास करेगा वो। और यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू जिसकी जो है डेसिमल के 2 प्लेस तक इसने कर दिया है। अब इस मैप फंक्शन में डेटा की एक एक वैल्यूज पास होंगी। देखिए माई फॉर्मेट में डेटा फ्रेम का एक्स में एक एक वैल्यू जाएगा और हर वैल्यू को वो डेसिमल के 2 प्लेस तक ठीक करेगा। कोरिलेशन और कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो डेटा साइंस में यूज होता है। कोरिलेशन वो होता है, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हम किसी कार से जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, अब हम फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं रेंट, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो फेयर भी बढ़ेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा। तो ये दोनों मतलब किराया बढ़ रहा है तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना ज़्यादा कोरिलेट होंगे एक के साथ दूसरा बढ़ेगा उतना कोरिलेशन स्ट्रांग होगा, 1 हो जाएगा, मैक्सिमम कोरिलेशन 1। और पॉजिटिव मतलब हाँ एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। कोरिलेशन कम का वैल्यू मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा उतना नहीं बढ़ रहा है कि वो भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। निगेटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। यहाँ पर हमने बताया है जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है
तो किराया तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गाड़ी में जो पेट्रोल का लेवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि किराया बढ़ता गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ती गई तो पेट्रोल कम होता गया। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो गया। और जीरो कोरिलेशन मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं, मतलब एक बढ़ने से ये कोई निश्चित नहीं है कि दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, तो वो जीरो कोरिलेशन हो जाता है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, जैसे ये कोर फंक्शन है और को फंक्शन है। एक हमने एक बनाया है यहाँ पर मार्क्स का, ये एक डेटा फ्रेम बनाया है। देखिए लिस्ट, लिस्ट में टुपल्स पास किया है, एक टुपल में 3 वैल्यू हैं, तो मतलब 3 कॉलम हो जाएंगे, दूसरा टुपल दूसरा रो बनेगा, तीसरा टुपल तीसरा रो, इस तरह से हमने बनाया है। और एक 3 कॉलम है तो उनका नाम हमने दे दिया है कॉलम्स इक्वल टू पैरामीटर में। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम में हमने मार्क्स पास किया, मतलब लिस्ट ऑफ टुपल्स पास किया, और दूसरा पैरामीटर कॉलम्स इक्वल टू में हमने एक लिस्ट पास किया जिसमें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री हो गया। तो एक्चुअली फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में तीनों ये कॉलम के नाम होंगे, और तीनों कॉलम का जो डेटा होगा वो एक एक टुपल से आएगा क्रम से। अगर एमडीएफ नाम से हमने बनाया है, एमडीएफ अगर प्रिंट करें तो ये हो जाएगा, कॉलम के नाम हो गए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और इनका मार्क्स हो गया ये। और बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्सिंग 0 से 1 2 3 हो गई। अब इसमें हम परसेंट चेंज, एक पीसीटी चेंज इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जी, टाइम सीरीज में बहुत होता है, जिसे शेयर और प्राइस के बारे में। इसमें क्या होता है, जिसे पीसीटी चेंज रिटर्न करता है, जे पहले कॉलम में ये जो 12 वैल्यू है, जिसे फिजिक्स वाले कॉलम में 12 मार्क्स है तो 7 मार्क्स, तो 12 से 7 ये कितने परसेंट चेंज हुआ उसको यहाँ पर दिखाएगा 7 की जगह पर। ऐसे ही 7 से नेक्स्ट वैल्यू है 14, तो 7 से 14 में कितना परसेंट चेंज हुआ तो उसको यहाँ पर दिखाएगा। तो एक एक डेटा जो है अपने अगले डाटा में जाकर कितने परसेंट चेंज हुआ, तो वो जानना हुआ अगर हर डाटा को, तो उस डाटा फ्रेम जो एमडीएफ बना है डॉट पीसीटी चेंज फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो रिटर्न करेगा एक डेटा फ्रेम। मान लीजिए हमने नाम रख दिया चेंज, अगर चेंज को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो ये देखिए एक बना दिया, ये फिजिक्स कॉलम का नाम वही रहेगा, इंडेक्सिंग भी वही रहेगी। अब देखिए फर्स्ट रो में नॉन वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट रो में के पहले कोई रो नहीं है, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नॉन वैल्यू। लेकिन सेकेंड रो ने कंपेयर कर दिया, ये सेकेंड रो ने फर्स्ट रो से कंपेयर किया, तो इसी तरह से कंपेयर करके कितने परसेंट चेंज है उतने परसेंट का एक एक डेटा फ्रेम बना दिया हर वैल्यू के लिए। अब 2 कॉलम के ऊपर हमको कोरिलेशन चेंज करना है। देखिए, तो डाटा फ्रेम का नाम एमडीएफ में स्क्वायर ब्रैकेट लाकर फिजिक्स दे दिया, तो ये रिटर्न करेगा एक फिजिक्स कॉलम वाली की सीरीज। अब इस सीरीज के ऊपर डॉट कोर फंक्शन हमने कॉल किया और पास किया उसी डाटा फ्रेम एमडीएफ का मैथ्स कॉलम वाली सीरीज, मतलब फिजिक्स कॉलम वाली सीरीज में डॉट लगाकर कोर फंक्शन कॉल किया और पास किया मैथ्स कॉलम वाली सीरीज। तो ये दोनों में कोर फंक्शन कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, तो कोरिलेशन कैलकुलेट करके ये बताएगा कोरिलेशन की वैल्यू। देखिए फ्लोट है, इसकी वैल्यू है 0.89, मतलब हाईली कोरिलेटेड है, एक के पास है। 0 मतलब कोई कोरिलेशन नहीं, एक मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, 0.89 मतलब ज्यादा कोरिलेशन, मतलब फिजिक्स कॉलम में मार्क्स बढ़ रहा है तो मैथ्स में भी मार्क्स बढ़ रहा है। जैसे ओरिजिनल आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में, तो फिजिक्स कॉलम की जो वैल्यूज हैं जैसे जैसे बढ़ रही हैं ऊपर से नीचे जाने में, मैथ्स वाली वैल्यू भी बढ़ रही हैं। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोवेरिएंस अगर जानना हो तो एमडीएफ फिजिक्स पास करेंगे, तो फिजिक्स कॉलम वाली सीरीज में डॉट को फंक्शन लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर लगाकर, और मैथ्स फंक्शन की सीरीज पास करेंगे, तो फिजिक्स और मैथ के कॉलम में ये कोवेरिएंस चेक करेगा। देखिए ये कोवेरिएंस हो गया 94, मतलब कि ये भी हाईली कोरिलेटेड, मतलब फिजिक्स का मार्क्स बढ़ रहा है तो मैथ्स भी कॉलम का मार्क्स भी बढ़ रहा है। यहाँ पर यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ओरिजिनल
डाटा फ्रेम से। अब हम अगर चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री से, एमडीएट फिजिक्स ये सीरीज रिटर्न करेगा फिजिक्स मार्क्स वाली, और एमडीएफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री कॉलम की वैल्यू की एक सीरीज जनरेट करेगा। अब इसको ऊपर को फंक्शन अगर हम लगाते हैं तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉलम में कोरिलेशन चेक करेगा। तो वैल्यू देख लीजिए, इसको रिटर्न करते हैं तो -37, मतलब निगेटिव कोवेरिएंस है इसमें, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा यहाँ पर घट रहा है। यहाँ ओरिजिनल में हमको दिख जाएगा फिजिक्स कॉलम के मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स घटते जाएंगे, निगेटिव कोरिलेशन है। और अगर सारे डाटा फ्रेम का कोरिलेशन चेक करना है एक एक वैल्यू का के ऊपर, मतलब किसी खास कॉलम के हिसाब से नहीं, तो हम पूरे डाटा फ्रेम एमडीएफ में डॉट लगाकर कोर फंक्शन कॉल करेंगे, तो एक मैट्रिक्स ये जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर जनरेट किया, देखिए। और फिजिक्स में तो 1 कोरिलेशन है, ऐसे ही मैथ्स और मैथ्स में 1 कोरिलेशन है, केमिस्ट्री में 1 कोरिलेशन है। देखिए मैथ्स और ये फिजिक्स में 0.89 कोरिलेशन, मतलब हाईली कोरिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अब जिसे केमिस्ट्री और मैथ में -0.7 है, मतलब कि हाईली निगेटिव कोरिलेशन है, मतलब फिजिक्स का मार्क्स बढ़ेगा तो केमिस्ट्री का मार्क्स घट रहा है। मैथ्स और केमिस्ट्री में भी निगेटिव कोरिलेशन है, -0.77। तो इस तरह से हम कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। और ये हमने कोरिलेशन चेक किया। ऐसे ही डाटा फ्रेम के ऊपर को फंक्शन कॉल करेंगे तो एक एक डाटा को का वो कोवेरिएंस वाली मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर फिजिक्स 134, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का माइनस में है 37, मैथ्स और केमिस्ट्री का ये भी माइनस में है। तो इस तरह से जो है हम ये चेक कर सकते हैं एक एक वैल्यू। ठीक है, तो आज का सेशन अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।